अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमें सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर वोरा साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो शुक्रिया जी, मच। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर आज बहुत सारी न्यूज़ हैं और हम आपसे सभी पे कुछ ना कुछ बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। सबसे पहले सर, अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा दी है और कहा है कि जी वही जैसे डू मोर कहा जाता था, तो हमारे टीवी चैनल्स पे यही चल रहा है कि उन्होंने फिर कहा है डू मोर। और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उस तरह से रोल प्ले नहीं किया, तालिबान का साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या कहते हैं उनको? जी हाँ, कल उन्होंने अमेरिका में अपनी एक ब्रीफिंग में टोनी ब्लिंकन ने ये बातें की हैं और उन पर कड़े सवालात भी कांग्रेसमैन ने उठाए कि भई आप पाकिस्तान के रोल के हवाले से क्या कहते हैं? तो उन्होंने कुछ ऐसी बात की, उन्होंने कहा कि हम इसका जायज़ा ले रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद कुछ करेगा। तो देखिए बात ये है कि अमेरिकन्स का पाकिस्तान से बड़े अरसे से यही तकाज़ा और मुतालबा चला आ रहा है कि आप कुछ और करें, लेकिन ये पता नहीं अमेरिकन्स भी ये बातें सुनाने के लिए करते हैं या वो वाक़ई ही व्हाट दे से दे रियली मीन इट, वो जो जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो वो है, चूँकि देखिए अफ़गानिस्तान का जो मेस है ख़ास तौर पर उस कॉन्टेक्स्ट में टोनी ब्लिंकन ने ये बातें की हैं। तो खुद अमेरिका का जो वहाँ पे एक तरह से किरदार रहा वो बहुत ही अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था, अमेरिकन्स के लिए अच्छा नहीं था। तो खुद अमेरिका भी डिलीवर नहीं कर सका इतना अरसा रहने के बावजूद, और जिस तरह उनको निकलना पड़ा। और अभी वो कह रहे हैं, कल भी टोनी ब्लिंकन ने बार-बार कहा जी कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता था कि इतनी तेज़ी से सब कुछ होगा। तो बात ये है कि प्रेडिक्ट कोई भी नहीं करता था। ये बात ठीक है कि इतनी तेज़ी से कुछ होगा, मगर ये बात तो तय है कि अमेरिकन्स ने ही दोहा में तालिबान को बिठाया हुआ था और तालिबान के साथ दोहा में बातें कर रहे थे। तो अमेरिकन्स को ये पता था कि ये सब कुछ होना है, लेकिन इतनी तेज़ी से जो हुआ है, जिस तरह फ़ौज उनकी अफ़गानिस्तान की वो नहीं लड़ी, इसलिए कि उनको भी नज़र आता था कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में कल टोनी ब्लिंकन कांग्रेसमैन को जवाब ठीक से नहीं दे सके अपने इंटरनल इश्यूज़ पे भी। और अब जो उनका पाकिस्तान से मुतालबा है कि डू मोर, ये कोई नई बात तो है नहीं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान भी ये सुनने का आदी है और अमेरिका भी अब ये कहने का आदी हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान क्या डू मोर करता है, क्या अमेरिकन रियली चाहते हैं पाकिस्तान से। ये सब प्रेस ब्रीफिंग की हद तक है, या वो वाक़ई पाकिस्तान से क्या चाहते हैं और क्या पाकिस्तान कर सकता है, ये चीज़ें अभी तक मुकम्मल तौर पर मंज़र-ए-आम नहीं आ रही। कि वो बातें फिर इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी भी अमेरिकन्स और पाकिस्तान की चलती रहती है। वो भी है, वो भी बहुत सारे जो हक़ाइक़ हैं सामने नहीं आते। तो ये एक भंबल-भूसा है काफ़ी। अब इसमें से पाकिस्तान को डू मोर क्या करना है, क्या नहीं करना, तालिबान के साथ किस तरह के तल्लुक़ बनाने हैं, किस तरह के नहीं बनाने। अब पाकिस्तान के अपने भी मसाइल हैं और अमेरिकन्स के अपने भी बेपनाह मसाइल हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है सर कि कुछ दिनों में कुछ ना कुछ क्लियर हो, इसलिए कि पाकिस्तान वैसे तो खैर काफ़ी अंडर प्रेशर रहता ही है अमेरिका के, और इस तरह की स्टेटमेंट के बाद तो और भी ज़्यादा मिनिस्ट्री की हद तक, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई, वहाँ तक तो ज़रूर या बाजवा साहब की हद तक कहना चाहिए कि परेशानी तो आ चुकी है इनके लिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आपने बात की कि फ़ॉरेन ऑफ़िस से लेके बाजवा साहब तक, यही हुँ, पाकिस्तान में मैटर करते हैं। हुँ, फ़ॉरेन ऑफ़िस में ब्यूरोक्रेसी है और ज़ाहिर है उनको हुँ, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन ऑफ़िस को कंट्रोल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। और बाजवा साहब का भी पिछले हफ़्ते का जो ख़िताब था, वो भी आपके और हमारे सामने है। वो अफ़गानिस्तान के इस मेस में वो शायद ख़िताब लोगों की नज़र से कुछ-कुछ ओझल हो गया, वरना उन्होंने तो बड़ी मतलब वो 12-13 मिनट की तकरीर में बड़ी साफ-साफ बातें की हैं। बड़े साफ-साफ मैसेजेस दिए हैं, हुँ, मीडिया को मैसेज दिए हैं, भारत को मैसेज दिया है, अफ़गानिस्तान का मैसेज दिया है। तो
ये कहना कि अब जब अमेरिकन्स को थोड़ा-सा दबाव डालते हैं, तो पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस से लेके एस्टेब्लिशमेंट तक सभी दबाव में आते हैं, इसलिए कि उनको ही दबाव में आना होता है। इमरान खान या कोई भी सिविलियन सरकार हो, उनका काम तो सिर्फ़ स्टेटमेंट देना होता है। लेकिन डील तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और फ़ॉरेन ऑफ़िस को करना होता है। जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस है, वो एस्टेब्लिशमेंट के तहत ही चलता है ख़ास तौर पर। कोई और महकमे बाकी महकमे भी बाय द वे ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट के तहत चलते हैं, लेकिन फ़ॉरेन ऑफ़िस तो प्रिसाइज़ली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, तो प्रेशर तो होता है। देखिए प्रेशर क्या है, हमें ये भी देखने वाली यानी ये बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए अफ़गानिस्तान की ये जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, ये भी शायद अमेरिकन्स को घास ना डाले जिसे कहना चाहिए, मगर इनको पैसे चाहिए। इसलिए वो भी कह रहे हैं कि जी अमेरिका अपना दिल बड़ा करे, जितना बड़ा कंट्री है। तो इसी तरह पाकिस्तान के भी जो बहुत सारे जो पैसे आते हैं, वो अगर आईएमएफ से आते हैं, वर्ल्ड बैंक से आते हैं, फैटफ की तलवार है, तो वो अमेरिका का उसमें बहुत रोल होता है। अगर अगर अमेरिका और सख्त हो जाएगा, तो पैसे नहीं आएँगे, तलवारें लटकती रहेंगी। तो ये जो इनके ऊपर दबाव बनता है अमेरिकन्स के मुतालबे के बाद, वो वाक़ई जायज़ है। अगर हम अपना पाँव पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जूते में डालें, तो ये बात तय है कि उन पर दबाव वो काफ़ी ज़्यादा होता है अमेरिका का। और उससे ये बाहर नहीं निकल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि आपकी बात से मुझे याद आया कि शायद आप डिफेंस डे की बात कर रहे हैं, जब बाजवा साहब ने खिताब किया था। और मजे की बात ये थी कि डिफेंस मिनिस्टर कहीं दूर दूर नजर नहीं आए। परवेज खटक साहब जो हैं वो वहां पे मौजूद नहीं थे और ना दिखाई दिए। इस बात के ऊपर कई लोगों ने कहा कि आखिर डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ सर, अब एजाज सैयद हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जियो टीवी के साथ, आप भी उन्हें यकीनन जानते होंगे। उनका 2-3 दिन पहले उनका ट्वीट था और उसमें उन्होंने लिखा था कि पीटीआई गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का हनीमून खत्म हो चुका है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं कि आप लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, क्या उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? साथ हम देखते हैं कि कुछ घबराए हुई है गवर्नमेंट, जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो खैर पिछली गवर्नमेंट्स में भी ऐसा कुछ ना कुछ होता रहा है जितनी गवर्नमेंट्स भी गई, लेकिन इस लेवल तक जाने की क्या वजह आपको लगती है? और क्या ये कर पाएंगे या बस ये किसी और तरफ निकल जाएंगे और सिर्फ ये मीडिया को सिर्फ डराना चाह रहे हैं? देखिए बात ये है कि मुझे यूँ लगता है कि जो आपने सैयद साहब की ट्वीट की बात की कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की हुकूमत का जो हनीमून है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो हनीमून भी काफ़ी खिंच चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है, मतलब इतना लंबा तो हनीमून नहीं हुआ करता। तो नेचुरली चीज़ें डिलीवर नहीं हो सकी पीटीआई की हुकूमत से और जो पैसा एस्टेब्लिशमेंट तवक्को करती थी कि ये कोई ले आएँगे, कोई बाहर से इमदादें, चंदे और इमरान खान के बड़े-बड़े दावे थे कि हम बड़ा पैसा लाएँगे बाहर से $200 बिलियन ले आएँगे, जो बकौल उनके चुराया गया है और जो पाकिस्तान की सियासी जमातें बाहर ले जा चुकी हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑफ़ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट को भी अपना आप चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो वो भी कोई इतने बहुत ज़्यादा फ़ैन तो अब नज़र नहीं आते। आपके सामने अभी कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलेक्शंस हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि उसमें तो पंजाब की हद तक तो नवाज़ लीग का काफ़ी पलड़ा भारी रहा और उससे साफ पता चलता है कि कितनी अनपॉपुलैरिटी हो चुकी है इमरान खान की, उनके अपने ही कोट अनकोट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में। चूँकि जो कैंटोनमेंट्स के एरिया होते हैं, वो बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड और लिंक्ड एरियाज़ होते हैं और यही एक हमेशा से तासर रहा है कि पाकिस्तान में कि भई कैंटोनमेंट्स के एरिया में जिसकी सरकार होगी, यानी जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी, उसकी ही पार्टी के लोग जीतेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि कुछ दिनों से नवाज़ शरीफ साहब भी एक्टिव हुए हुए हैं, वरना वो ज़्यादातर तो ज़ूम से ही कॉन्फ्रेंसें किया करते थे, लेकिन अब तो वो हमें चलते-फिरते
लंदन की गलियों सड़कों में नज़र आ रहे हैं। उनके एक अजीज़ की भी शादी थी पिछले दिनों, तो काफ़ी वो एक्टिव रहे। उन्होंने कभी कल ही अफ़गानिस्तान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत सख्त कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि हमें हर एक के मामले में अमल दखल नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की जो नाजायज़ जकड़बंदी है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्डिंग याद नहीं, उसका मैं खात्मा करूँगा, कल कहूँ। तो इसका मतलब ये है कि उनके भी हौसले बहुत बुलंद नज़र आ रहे हैं। तो उनका भी जो लबो-लहजा थोड़ा-सा कुछ महीनों बाद दोबारा तेज़ हुआ है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अवामिल हैं। तो इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी या एस्टेब्लिशमेंट से कुछ दूरी अब शुरू होती नज़र आ रही है हमें। आप देख लीजिए 6 सितंबर की जो बाजवा साहब की तकरीर थी, जिसका आपने भी ज़िक्र किया कि वज़ीर डिफेंस जो हैं, वज़ीर दिफ़ा खट्टक साहब नज़र नहीं आ रहे थे। वो तो मैटर नहीं करते, वो तो एक मोहरा हैं। जब खुद ही डिफेंस के बेताज बादशाह जनरल बाजवा साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो फिर डिफेंस क्या हो, किसी भी मसले पे कोई राय जो है किसी और की नहीं दरकार होती। आपने अगर उस तकरीर पर गौर करें, तो उसमें उन्होंने सिर्फ डिफेंस की बातें नहीं की, पूरी खारजा पॉलिसी की बातें की हैं, वही नज़रियाती सरहदों की बातें की हैं, इकॉनमी की भी उन्होंने बातें की हैं। तो वो तो पूरी बातें की हैं उन्होंने। और बाजवा साहब की ये जो तकरीर है, मेरा ख्याल है कि बहुत महीनों बाद ऐसी कोई तकरीर सामने आई है। वरना इमरान खान तो करते ही रहते हैं, चूँकि उनका तो काम ही यही होता है, जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, की मिनिस्टर्स, शेख रशीद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, लेकिन उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन बाजवा साहब की बातों को पूरी दुनिया सीरियस लेती है, इसलिए कि सबको पता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो बाजवा साहब ही हैं। मतलब एज़ हेड ऑफ़ द चीफ ऑफ़ द स्टाफ जो भी उनका ओहदा है, तो उनकी बातें ही पूरी दुनिया अहमियत देगी। और उनकी बातों में अगर कोई कमी होगी सीरियसनेस की, तो अब भी दुनिया तनकीद करेगी, और अगर उनकी बातों में कोई वज़न होगा, तो दुनिया एप्रिशिएट भी करेगी। तो अब वहाँ पे वज़ीर दिफ़ा का ना होना या प्राइम मिनिस्टर का भी ना होना, वो तो शायद प्रोटोकॉल की वजह से मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे नज़र नहीं आए। शायद चूँकि उस वक़्त प्रेज़िडेंट थे वहाँ पे, तो काफ़ी थे प्रेज़िडेंट का होना। तो एनी हाउ वो तो मैटर ही नहीं करता कि पाकिस्तान में सिपह सलारे आला के सामने कोई आदमी भी वहाँ पे उसकी कोई हैसियत हो सकती है। तो ये एक सिस्टम है ऐसा, मैं इसको तनकीद नहीं कर रहा, मतलब ये ऐसा ही है, मैं सिर्फ़ इसको जैसा है वैसा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में तो खैर सालों से यही होता आया है कि कभी तो बिल्कुल सामने आके फौज ने हुकूमत की और कभी पीछे रह के भी फौज ही हुकूमत करती रही या मुल्क चलाती रही। ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है, सबको ही मालूम है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के पीछे असल में फौज ही है या एस्टेब्लिशमेंट ही है। लेकिन जो बात बहुत से लोग मेरे जैसे पहले भी कर रहे थे और भी कई लोग करते रहे कि हमने अमेरिका से पैसे पकड़े और हमने साथ दिया तालिबान का। ये बात अब अमेरिका से भी अब आप देख रहे हैं कि इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि जी तालिबान का साथ दिया, तो ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा या कोई फायदा कर जाएगी ये बात? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस सारी सिचुएशन से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा या नुकसान होगा। जो हुआ है उसकी बुनियाद पर तो नहीं होगा। जो आगे होगा उसकी बुनियाद पर फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो कुछ अब तक हुआ है उसमें तो अमेरिकन्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन बोर्ड रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड ना रहे हों, मगर वो काफ़ी हद तक तालिबान के साथ तो ऑन बोर्ड दोहा में रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है उस पे तो अमेरिकन्स भी कोई पाकिस्तान पे मलबा डालने की खातिर कह सकते हैं जी कि आपने बड़े अच्छे तल्लुकात तालिबान के साथ रखे हुए थे, बहुत प्यार की पींगे डाली हुई थी। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों के नाते या वैसे भी जो नेचुरल इनके आपस में बाउंड्रीज़ मिलती हैं उसके नाते तो वो तल्लुकात तो थे। लेकिन अमेरिकन्स ने जिस तरह तालिबान को खुली छूट दी, मैं तो ये कहूँगा, जहाँ वो पहुँचे हैं, तो वो तो खुद अमेरिकन्स इस वक़्त बैनुल-अक़वामी बरादरी की निगाहों में और खुद अमेरिका में, अमेरिकी थिंक टैंक्स, रिपब्लिकन्स की निगाहों में और हम जैसे क्रिटिक्स की
नज़रों में खुद अमेरिकन इस वक्त ग्रिल हो रहे हैं, वो तो उनका मसला है। अब अमेरिकन पाकिस्तान को भी कह सकते हैं कि भाई आपने ये फैसिलिटेट किया, हम नहीं चाहते थे ना करें, लेकिन मेरा तो अमेरिकन से भी ये सवाल होगा कि भाई आपने क्या कुछ फैसिलिटेट नहीं किया। मतलब अमेरिकन इस मामले में अब बुरी तरह खुद एक्सपोज है, स्पेशली ये जो उनकी ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, इसके बाद अब यानी आज से आगे अमेरिकन पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, जैसा कि टोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पाकिस्तान से इस मसला पे कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान भी देखेगा फ्रैंकली कि भाई हमें इसके एवज क्या मिल रहा है। ये सारा लेन देन का खेल है, कोई और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा लेन देन का खेल। तो पाकिस्तान ये देखेगा भाई हमें क्या इनसे मिल सकता है। अगर जो अमेरिकन हमसे डू मोर की बात कर रहे हैं, अगर हम वो कर दें, अगर हम ना करें तो क्या होगा। बाकी जो आपने बात की कि अमेरिकन का ये कहना कि भाई आपने तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाए रखे, हम आपको पैसे देते रहे, तो ये तो कोई नई दास्तान तो है नहीं। ये तो जो दास्तान है, ये तो मैं समझता हूँ लेट 80s अर्ली 90s से शुरू हुआ मामला है। जब सोवियत चले गए थे, अमेरिकन को पता था, तब पाकिस्तान के लिए पाइप जो लाइन है पैसे की, वो खुली हुई थी। और अमेरिकन को पता था कि ये सब अलकायदा क्या बल्कि और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी जो हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अपनी स्ट्रैटेजिक ज़रूरतों कोट उनके तहत उनको फ़ायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान पर कोई चेक एंड बैलेंस उस वक्त अमेरिकन ने भी नहीं लगाया था। आप देखिए 96 में तालिबान की हुकूमत बनी थी, तब भी पाकिस्तान से ही उनको मदद चाहती थी, और उस वक्त पाकिस्तान का काफ़ी कंट्रोल था अफगानिस्तान में। अमेरिकन की तरफ से, यूरोप की तरफ से ख़वातीन के हकूक़ के लिए या कुछ डेमोक्रेसी के लिए बातचीत तो होती थी, लेकिन कभी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन तो नहीं हुआ था ना, या कभी पाकिस्तान के कान तो नहीं खींचे गए थे ना कि आप अब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करें। सिर्फ बातें ही होती थी ना। अमेरिकन तो तब गए थे अफगानिस्तान जब 9/11 हुआ, जब इनके अपने सर पे आन के ये फटा बम, तो इनको होश आया कि भाई जिस इशू से हमने आंखें बंद की हुई थी, उसी की बिना पर बम हमारे ऊपर आकर फटे हैं, तब इनको होश आया। तो अमेरिकन का जो अपना इस सारे यानी प्रोसेस में जो खेल है, वो खुद बड़ा ड्यूबियस है, बहुत ही मशकूक है, बहुत ही गलतियों से भरा हुआ है। ये हमें ऑनेस्ट कहना होगा, ऑनेस्ट सोचना होगा। अब ये कहना कि जी पाकिस्तान में बिट्रे किया, ठीक है, पाकिस्तान ने बिट्रे किया, ठीक है, उसामा बिन लादेन वहां पर थे, मगर अमेरिकन को खुद अमेरिकन सिस्टम ने सबसे ज्यादा बिट्रे किया। जो कुछ होता रहा, जिस तरह तालिबानाइजेशन होती रही, जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपनी कोट एंड कोट जरूरतों के तहत उनकी करते रहे, उस वक्त भी और आज भी, तो अमेरिकन को तब भी पता था, आज भी पता है। अब ये क्या मेरे सामने ये सवाल उभरता है कि क्या अमेरिकन जब ये कहते हैं जी कि डू मोर, तो क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं? जब कोई जर्नलिस्ट अमेरिकन से पूछते हैं कि भाई या कोई कांग्रेसमैन पूछते हैं स्टेट सेक्रेटरी से कि जी पाकिस्तान के रोल के बारे में शुकुक शुबहात हैं, तो आप क्लियर कीजिए, तो फिर अमेरिकन बोलते हैं, तो क्या ये उनको तब नजर आता है? मैं नहीं इस पे बिलीव करता। अमेरिकन को तब भी पता था, 90s में भी, आज उससे ज्यादा पता है, लेकिन जब उनके अपने ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, जर्नलिस्टिक प्रेशर आता है, तो फिर ये बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन खुद भी को बहुत सिंसियर या सीरियस हैं इस इश्यूज पे कि भाई वो पाकिस्तान के बारे में ये तो कह देंगे कि जी आपने इतने पैसे खाए, और वाकई खाए, बिट्रे भी किया, लेकिन अब वो करेंगे क्या, ये कुछ करते नजर नहीं आते अमेरिका। लेकिन फिर दोबारा डू मोर कहने का क्या मतलब है? यानी ये दोबारा से वही, जैसे कहना चाहिए, फिर वही गलत फहमियां, फिर वही सारा कुछ जो गलत हुआ था दोहराना चाहते हैं, या सिर्फ पाकिस्तान को डराना चाहते हैं? नहीं, डराना भी नहीं चाहते, ना पाकिस्तान डरता है फ्रैंकली अब इन बातों से, चूंकि वो ये इस तरह का हो गया ना कि वो कहते हैं जी कि वो शेर आया, शेर आया, शेर आया, वो ये वाला नारा लग ही रहा है कोई कई सालों से। मतलब प्रिसाइजली डू मोर प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने से कहने शुरू हुए, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो ये 90s से कह रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। पैसे देने इन्होंने बंद कर दिए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने से, जो डायरेक्ट इनकी वो एक कोलैटरल सपोर्ट आती थी या और जो अमदादें होती थी, वो उन्होंने बंद कर दिए। उसके बाद डू मोर ज़रा ज़्यादा पाकिस्तान को चुभने लगा।
जब तक पैसे मिलते रहते थे तो डू मोर का मुतालबा को इतना बुरा नहीं लगता था। अब पैसे भी मिलने बंद हो गए, डू मोर भी कहना शुरू कर दिया, तो वो फिर दिल पे ज़्यादा चोट लगती थी कि भाई ये क्या चक्कर है। तो अब जो अमेरिकन्स कहते हैं, मेरे नज़दीक वो उनकी अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। वो अपने भी सही। उन्होंने मीडिया को, अपनी आवाम को भी और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी तो बताना होता है ना कि हम सोए हुए नहीं हैं। तो वो इसलिए डू मोर का ये कह देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस डू मोर के मुतालबे में भी कोई जान है। पाकिस्तान इससे डरता नहीं है, मैं नहीं समझता इससे डरता है, लेकिन पाकिस्तान को ये होता है कि भाई ओहो, कोई थोड़ी बहुत जो उम्मीद हो सकती है अमदाद की वो भी कम वक्त गई, फिर 6 महीने लटक जाएंगे। इसी तरह लटकते लटकते वो 2.5-3 साल तो हो चुके हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो वो उनका ये मसला है पाकिस्तान का कि भाई हमें जो मर्जी कहते फिरो, पैसे दे दो या पैसे दे दो, हाँ। इन्विटेशन दे कर दो। अगर वो भी नहीं हो रहा, डू मोर भी कह रहे हैं, तो वो फिर जरा उनको ज्यादा दिल पर लगती है बात। बिल्कुल सही। और इसी बात से मुझे याद आया, इनके इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जी उनका स्टेटमेंट था कि हम यहाँ से कोई टीम भेज सकते हैं इकोनॉमिस्ट की और जो एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंस के वहाँ अफगानिस्तान में, कि वो तालिबान को मदद करें स्टैब्लिश करने के लिए सारा उनका फाइनेंस वगैरह। और सॉरी, और आज ही उनको मैं देख रही थी, उनका टीवी पर स्टेटमेंट आ रहा था कि मीडिया से शायद वो ब्रीफिंग कर रहे थे और किसी ने पूछा कि जी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि 5% जो है इकोनॉमी हमारी जो है बेहतर हो गई है, आगे बढ़ गई, ग्रो कर गई, तो उनको नहीं मालूम था, वो डाउटफुल थे, उनको कंफर्म ही नहीं था कैसे हुआ है। तो फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग कैसे बात करते हैं कि किसी दूसरी कंट्री के लिए कह रहे हैं कि हम वहां की इकोनॉमी को खड़ा कर देंगे, अपनी इकोनॉमी का बुरा हाल है। और आज ही एक जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, बल्कि उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, हफीज पाशा साहब, जी जी। उन्होंने उन्होंने कहा कि डॉलर का रेट जो है 170 क्रॉस कर जाएगा। और जिस वक्त 100 पे था, अगर आपको याद हो, तो इमरान खान साहब कहते थे कि गवर्नमेंट चोर है, हुक्मरान चोर है अगर ये डॉलर 100 पे चला गया है। अब अगर 170 क्रॉस कर जाएगा तो फिर हुक्मरान क्या है? देखिए, कई बातें इसमें। पहली बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी, पाकिस्तान के फिनेंस मिनिस्टर और जो भी करता धरता हैं हुकूमत के, उनसे नहीं संभल रही, तो अफगानिस्तान की या दूसरे कंट्री की इकॉनमी को क्या संभालेगा। तो पहले तो हमें ये देखना कि दूसरा कंट्री है क्या। वो बेचारा वही इस वक्त जो बहुत ही जैसे वॉर टोन कंट्री या हालात का शिकार ज़दा कंट्री जो है अफगानिस्तान है। तो उसके फाइनेंसेस को क्या मैनेज करना है। देखिए, फाइनेंसेस तो उसके मैनेज होते हैं जिसके पास फाइनेंसेस हों। अब उसके पास तो फाइनेंसेस ही नहीं है। बार बार तालिबान भी अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में दुनिया से मुतालबे कर रहे हैं, और ख़ुद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, कभी कभी लगता है कि असल में वो तालिबान के भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो भी बार बार पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि भाई तालिबान की इस हुकूमत को स्टेबलाइज करने में, इनकी फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करने में मदद दीजिए। पूरी दुनिया से वो अपील करते फिर रहे हैं। और साथ साथ उनका ये भी एक धमकी वाला लहजा होता है, अगर ये मदद ना हुई तो फिर ये बहुत ही जो इंस्टेबिलिटी है ये दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक साबित होगी। खैर, ये धमकी भी है उनकी, और ये उनका ये कहना कोई इतना गलत भी नहीं है। फ्रैंकली मैं दोनों बातें मानता हूँ। वो वाकई जितना अफगानिस्तान इंस्टेबल होगा, उतना ही फिर जहादी आइडियोलॉजी और फिर ये जो मनशियात की जो है इकॉनमी, वो और तेजी से फिर आगे फैलेगी। वो एक बड़ी नेचुरल बात होती है कि अगर आपके पास मुल्क चलाने के लिए या घर चलाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर आप कुछ भी कर लेंगे। तो वो सिचुएशन उनकी है। तो फाइनेंसेस इन्होंने अफगानिस्तान के हल कर नहीं सकते पाकिस्तान की सरकार, चूँकि अफगानिस्तान के पास फाइनेंसेस नहीं है और पाकिस्तान के पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि वो उनको दे सकें। लेकिन ये बात वाकई तय है कि अगर उनके पास कुछ फाइनेंसेस आएंगे, दुनिया जैसे कि कह रही है कि हम कुछ अमदादें देंगे, तो फिर अफगानिस्तान की इस तालिबान की सरकार की निस्बत पाकिस्तान के पास कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे ज़रूर हैं जो एटलीस्ट वहाँ जाके बजट बना दिया करेंगे। मतलब उनके पास तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे टेक्नोक्रेट्स अभी मौजूद हैं
जो ये काम कर सके। तो इनके पास, ये तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान के पास हम्म, इतने टेक्नोक्रेट्स हैं कि वो बेशक पाकिस्तान को कहीं आगे नहीं लेके जा सके, मगर बुनियादी जो बुक कीपिंग है और जो इस तरह की चीजें होती हैं, वो तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, वो तो कर देंगे। और उनको कहाँ से मिलेंगे तालिबान को इस तरह के एक्सपर्ट्स? ना तो शायद भारत से मिलेंगे, ना चीन देगा, ना रूस देगा। सेंट्रल एशिया के अपने जो कंट्रीज हैं उनकी कोई फाइनेंशियल हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो क्या देंगे उनको? और फिर ले दे के एक पाकिस्तान ही रह जाएगा, तो टेक्नोक्रेट्स यहीं से मिलेंगे उनको। वो ये तो है। वो अब जो 5% आपने जिक्र किया पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, अगर हुआ है तो हमें खुशी है, मुबारक हो। सर गवर्नमेंट, बकौल गवर्नमेंट के हुआ है। जी, लेकिन लेकिन वही कि जो जो दुनिया के मालियाती इदारे हैं जिनसे ये पैसे मांगते फिर रहे हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जो इस तरह के इदारे हैं, जब वो कहेंगे तो हम मानेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान की इस खास तौर पर सरकार से, इमरान खान की सरकार से किसी भी स्टेटमेंट की सच्चाई पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो भी बताता है कि कोई चीज भी, कोई फैक्ट भी उन्होंने आज तक सीधा और दुरुस्त नहीं बताया। सारी बातें वो पॉलिटिकल करते हैं, पॉलिटिकल नाराबाजी होती है, कोई भी उसमें रियलिटी नजर नहीं आती, सब अल्टीमेटली खोखलापन उसमें साबित होता है। तो अगर ये हुकूमत दावे कर रही है, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ग्राउंड्स पे, वो बहुत ही ब्लीक है, वो कोई अच्छी नहीं है। आपने खुद कहा कि हफीज पाशा साहब ने कहा कि भाई 170 रुपए को भी क्रॉस कर जाएगा जो $1 है यूएस का। तो ये जो सिचुएशन है ये तो ऑलरेडी वहां पर है। खुद वहां के हफीज पाशा एक सीजन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, अभी रिसेंटली ही वो तो इनकी गवर्नमेंट में भी थे, पहले वो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में इकोनॉमिस्ट रहे, अब वो इनकी गवर्नमेंट में भी आए थे, बहुत एक्सपर्ट्स के तौर पर उनको लाया गया था। लेकिन जब इकोनॉमी संभली नहीं उनसे भी, तो शायद उनके ग्रुप को भी मतलब उनके ग्रुप की भी छुट्टी कर दी गई। तो अब ये जो नया पूरे का पूरे मिस्टर शौकत तरीन और पूरा जो नया एक फाइनेंशियल सेटअप है, ये भी अपने तौर पर लगा हुआ है। और वाकई शौकत तरीन ने अगर ये कहा है कि भाई मुझे तो नहीं पता कि 5% हुई है ग्रोथ एज ए फाइनेंस सर मिनिस्टर। डाउटफुल थे वो, कुछ जवाब दे नहीं पा रहे थे, मीडिया को बार बार पूछ रहे थे साइड में इधर उधर, तो क्या हुई इससे है, मुझे बता दो हाँ कब हुई है। तो कैसे जब हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर को ही नहीं पता, लेकिन हाँ, साथ ही साथ इमरान खान साहब तो दावे करके आए थे कि हम जी करप्शन खत्म कर देंगे, और जी पिछली सारी गवर्नमेंट्स करप्शन की हैं। और जो अभी रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसमें अगर आप देखें तो इनकी गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यस। तो सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो इस 3 साल के अंदर हुई है, जो पिछली किसी गवर्नमेंट ने नहीं की। इसको आप कैसे देखते हैं? इनसे तो कुछ हैंडल नहीं हो रहा। साथ ही मुर्तजा वहाब जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उनका कहना है कि जी कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कुवैत, कतर, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से, वो कह रहे हैं लोग इलाज के लिए सिंध में आ रहे हैं। और सिंध में हाल ये है कि अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि हमारे बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट है उमर शरीफ साहब, तो वो कराची में हैं और उनको बाहर भेजा जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, और पीपल्स पार्टी के लोग ये दावे कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो और किसी हद तक मुस्लिम लीग भी हो, तो जब ये इक़्तिदार में होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एटलीस्ट सिंध में तो इक़्तिदार में है, सेंटर में तो नहीं है इक़्तिदार में, ये जब होते हैं तो ये फिर अपने दावे करते हैं। पीटीआई के जो दावे हैं और जो क्लेम्स हैं और जो खास तौर पर इमरान खान के बुलंदो भांग दावे हैं, वादे हैं, वो तो बिल्कुल झाग की तरह हमारे सामने साबित हुए हैं कि और इमरान खान की अगर कोई क्रेडिबिलिटी थी भी तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जैसे करप्शन की बात कर रहे थे अभी आपने, वो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो उसमें देख लीजिए इनका। तो इमरान खान का जो अपना पर्सनल एक रवैया है कि एक हीरो स्टाइल आदमी है, उनका ये ख्याल है कि उन्होंने ये इलेक्शन के ज़माने में और इलेक्शन से पहले भी सबसे बड़ा एजेंडा करप्शन के खिलाफ ही रखा था, और उन्होंने कहा था कि मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं हीरो हूँ, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा जो कुछ भी ये करप्शन का निज़ाम है। लेकिन वो लगता है मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे
उन्हें कोई ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, उनके अपने लोग किस हद तक करप्शन में इन्वॉल्व हैं। देखिए, बात ये है कि इमरान खान हों या कोई भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर हों, उन सबको एक बात समझनी चाहिए कि ये खाली-खुली नारों से ये मसाइल हल नहीं होते। जब तक पूरा निज़ाम जो है, वो ठीक तरह से अपनी बुनियादी असासों पे खड़ा ना हो, अपनी बुनियादी जो भी सोसाइटी के लवाज़मात हैं, उनको पूरा ना कर रहा हो निज़ाम, तो कभी भी चीज़ें दुरुस्त नहीं होती। आप एक ऐसे समाज में जहाँ पे पुलिस के कांस्टेबल की तनख्वाह इंतहाई मामूली हो, टीचर की तनख्वाह मामूली हो, और आप ये तवक्को करें कि वो टीचर या वो जो जज है या वो जो पुलिस का है, वो अपनी मामूली तनख्वाह के साथ बहुत ही ईमानदार रहेंगे। और जो एमएनएज़ हैं, जो एलीट है, जो मीडिया का जो टॉप जो ब्रास है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे के सारे अरबों रुपयों में खेलते फिर रहे हों। तो आप ये तवक्को करें कि वहाँ पे जहाँ से जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, जो किसी भी समाज में, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पे करप्शन ना हो और बाकी मतलब करप्शन की इंतहा हो एलीट में, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब तक आम आवाम की ज़िंदगी किसी भी कंट्री में, मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं करता, आम आवाम की ज़िंदगी किसी भी मुल्क में बेहतर नहीं होगी, करप्शन का खात्मा मुमकिन ही नहीं होता। ये मतलब इतना सीधा-सा सोशल साइंस का ये एनालिसिस है। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये जो सियासी लीडर इमरान खान टाइप के होते हैं, जो पॉपुलिस्ट का टाइप के, ये क्यों लोगों को इतना गुमराह करते हैं? क्यों लोगों को इतना आम मासूम लोग इतनी गहरी बात नहीं सोचते जितनी आप, मैं या जो मतलब इस चीज़ों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। जब तक कोई मुआशरा अपनी बुनियादी जड़ों में निस्बतन वेल ऑफ ना हो, यानी अगर पुलिस का कांस्टेबल है, वो अपने बच्चों को स्कूल पहुँचाने के काबिल हो, उनको अच्छी रोटी देने के काबिल हो, इसी तरह एक स्कूल टीचर जो है, वो भी बेचारा अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को कम से कम इज़्ज़त के साथ जीने का हक रखता हो। इसी तरह आप ये मैं ग्राउंड लेवल्स में जो अवाम होती है, तो मतलब चाहे आप हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे कहीं पे भी आप देख लीजिए, जब तक ये जो सेक्टर्स हैं, इनमें एक बेटर ऑफ सिचुएशन नहीं होती, कभी भी उस मुल्क में करप्शन खत्म होने का इम्कान नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे आपने टीचर्स की बात की, एजुकेशन की बात की, तो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी कि सर एजुकेशन में आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने एजुकेशन को बिल्कुल तबाह कर दिया है? एक तो पहले इन्होंने कहा कि जी एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो भी लोगों को समझ में आ गया किसी हद तक। फिर जो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट की गई, उसमें एक क्लास 1 की जो स्टूडेंट है, उसको बताया गया कि वो स्कार्फ पहन के बैठी है। उस पे लोगों ने कहा, फिर इन्होंने कहा टीचर्स को कि वो जीन्स नहीं पहन सकती, टाइट्स नहीं पहन सकती। और अब रिसेंटली मतलब आज मैं देख रही थी कि पंजाब बोर्ड ने कहा है कि जो भी स्टूडेंट है, यानी ग्रेजुएशन का या जिसे डिग्री मिलनी है, वो जब तक कुरान पढ़ के नहीं बताएगा तर्जुमे के साथ, तब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब ये किस किस किस्म की शर्त है? जरूरी तो नहीं है कि हर किसी ने जो है वो कुरान को पढ़ा हो, चाहे वो बहुत से मुसलमानों ने भी नहीं पढ़ा होता। अब ये शर्त लगा देना कि नहीं, आपने कुरान को पढ़ना है, आपने तर्जुमे के साथ बताना है, तभी आपको डिग्री मिलेगी। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग? देखिए, ये वही दुनिया है जो 70-72 साल से हम पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन की, कि जो असल मसाइल हैं, उनसे एक तरह से अवाम की तवज्जो हटाई जाए और उनको भारत दुश्मनी का, इस्लाम से मोहब्बत का, कश्मीर की आज़ादी का और इस तरह के लेक्चर दिए जाएँ। बड़ा सीधा-सा मामला है पाकिस्तान में कि ख़ास तौर पर अगर हम तालीम की हद तक बात करें, तो तालीम में जो ज़रूरी तालीम है जिससे आप बच्चे को फ़ैज़याब करके उसे एक बेहतर इंसान बना सकते हो, उसे एक बेहतर शहरी बना सकते हो, उसे नॉलेज दे सकते हो। उसकी बजाय वो मज़हब की तरफ आ जाते हैं। मैं मज़हब के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। पाकिस्तान में
मेनली इस्लाम है रिलीजन, दूसरे मज़ाहिब भी थोड़े-थोड़े हैं, बेचारे उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। खुद इस्लाम के अंदर बहुत सारे फ़िरके हैं, बहुत सारी कि वहाँ पे लड़ाइयाँ पाकिस्तान में होती रहती हैं, बहुत सारे गिरोह हैं। तो इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, सब में इंसान जो है उसका राब्ता, नाता डायरेक्ट अपने क्रिएटर के साथ होता है, जिसको वो माने। चाहे वो राम को माने, खुदा को माने, अल्लाह को माने, गॉड को माने, गुरु जी को माने, जिसको जो भी शख्स माने, वो उसका एक पर्सनल मसला है। उसके लिए स्टेट क्या करती है कि वो इबादतगाहें जो होती हैं, उनमें फ्रीडम होता है। अब वो तालीम में भी वो सारी फ़िरकावारियत ले आना और फिर ये है कि ये कहना जी कि आप जैसे मुझे याद है कि हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो वो ये कहते थे कि इस्लामियात की तालीम पढ़ें। तो भई हमने इस्लामियात की तालीम पढ़ ली थी जब मैट्रिक में थे। तो या घरों में वालिदैन बता देते थे या कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है या कोई भी मज़हबी किताब हो जिसको कोई भी मानता है, जो भी मानता है वो उसको उठाए, एहतराम के साथ पढ़े और उसको मैसेज मिल जाता है। लेकिन दुकानदारी जो है, वो तो तभी होगी ना सरकार की और रिलीजियस इदारों की, अपने-अपने मज़हब के नाम पे, जब तक उनका कंट्रोल नहीं होगा। तो ये मज़हब के नाम पे कंट्रोल करने का एक तरीका है जो पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी थी और इमरान खान एक तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरह से वो न्यूली जैसे होता है ना कन्वर्ट मुस्लिम वाला उनका एक रवैया है। क्योंकि उनको ना कभी डेप्थ थी पहले किसी चीज़ की, ना अनफॉर्चुनेटली आज है। वो पहले भी एक हीरो आदमी थे, आज भी वो एक हीरो आदमी है। वो नरगिसियत के नार्सिसिस्ट आदमी है, ठीक है? वो अगर नार्सिसिस्ट भी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, होते फिरें। लेकिन एतराज़ तब आता है जब उनका क्लेम होता है कि उनको दुनिया की हर चीज़ का पता है। उनका क्लेम होता है कि तालीम का निज़ाम भी वही बनाएँगे और उनको ही पता है। तो वो अपने जो कन्फ्यूजन्स को वो अवाम के सर पे थोपते हैं और फिर उन कन्फ्यूजन से उनको एक पॉलिटिकल फ़ायदा ये होता है कि फिर अवाम की जो तवज्जो होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और इस तरह के जो मसाइल हैं, उससे वो हटा के इस तरफ ले आते हैं। लेकिन सर अब ये शर्त लगाना कि अगर आप मतलब किसी स्टूडेंट ने सारे पेपर क्लियर कर लिए हैं, अब उसको कहने के नहीं कुरान पढ़ के भी बताओ, तर्जुमे के साथ भी बताओ, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब ये किस किस्म की बात है? ये तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। अगर जिस टाइम पे मैं मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर रही थी तो मैं तो फेल हो गई होती, मुझे तो कभी ना आता पढ़ना। तो ये क्या मतलब ये चीज तो बिल्कुल मेरा ख्याल है यहाँ पे ठीक नहीं है कि ये शर्त लगा दें। नहीं, बिल्कुल नाजायज़ शर्त है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक इंजीनियरिंग का आदमी है, एक डॉक्टर है, एक बीए किसी ने किया है या जो भी पढ़ा है, उसका अपने उस शोबे से मुतल्लिका जो इल्म है, वही उसके पास या फ़ेल होने की गारंटी है। बाकी कुरान शरीफ को पढ़ना, जानना, ये उसकी इखलाकी, मज़हबी ज़िम्मेदारी है, इसमें क्योंकि स्टेट का कोई वो तो लेना-देना नहीं है। पाकिस्तान में तो लोग नॉर्मली लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने या भी 2 बार कुरान पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर अब आप मुझसे कहें कि नहीं आप इसको तर्जुमे के साथ पढ़ के बताओ, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, नहीं वो बिल्कुल ये एक अनफ़ेयर इनका एक तकाज़ा है। मेरा ये ख़्याल है कि उस निज़ाम को और ये ख़राब कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ कर रहे हैं और जो उनका अपना इस्लामिक रिवाइवलिज़्म का प्राइम मिनिस्टर का अपना एक रवैया है, वो सब लाते हैं और इस तरह की उनकी हरकतों पे फिर पाकिस्तान में कोई बोलता भी नहीं है, इसलिए नहीं कोई बोलता कि कोई बुरा होने को तैयार नहीं, नंबर 1। नंबर 2 चलिए वो अब ये चूरन बेचना शुरू कर ही दिया उन्होंने, तो लोग कहते हैं भाई बेचते रहो, आप इसी में बिज़ी रहो, हम अपने काम करते हैं। तो ये और ऐसा पूरा बड़ी तमाशा है जो मैं समझता हूँ चल रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। और सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो हलफ उठा रहे थे इमरान खान जी, साहब, तो उनसे ही वो आयतें पढ़ी नहीं जा रही थी। अगर आपको याद हो तो वो 2-2 3-3 बार उनको बताया जा रहा था और फिर बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो लाइन्स पढ़ी थी। हाँ, तो वो बहुत खुद आपने अच्छा समझ नुक्ता सकते हैं। उठाया। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सही तौर पे नहीं पढ़ सकते। हमें किसी के एतराज़ नहीं है। अगर किसी को नहीं सही से पढ़ना आता, तो आप थोड़ा-सा इधर-उधर गलती से भी पढ़ लें, लेकिन आपकी नीयत अगर अच्छी है, आप किसी भी धर्म के हों, आपकी नीयत अच्छी है, तो गॉड आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन दूसरों पे वो तनकीद करते हैं, खुद अपने गिरबान में झाँकते नहीं हैं। तो ऐसा ही है उनका रवैया। वही बिल्कुल उनका तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मेरे ख्याल है मज़हब हर एक का अपना मामला होता है और ये ये शर्त लगा देना कि जी आपको डिग्री ही नहीं मिलेगी, तो ये तो बड़ी अजीब-सी बात है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने थैंक यू। जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा आपसे बात शुक्रिया। करके। थैंक यू। थैंक यू।